बच्चों, आज हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 8th की हिंदी की पाठ्य पुस्तक जिसका नाम है वसंत भाग 3। इस पुस्तक का 16वां पाठ है जिसका शीर्षक है पानी की कहानी और इस पाठ को लिखा है लेखक रामचंद्र तिवारी जी ने। आज हम इसी पाठ का सरल भावार्थ देखने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले पाठ से संबंधित कुछ बातें कर लेते हैं। बच्चों, इस पाठ में लेखक ओस की एक बूंद के बारे में बताते हुए कहते हैं कि किस तरह उसका जीवन शुरू होता है और सूर्योदय के साथ ही उसे भाप बनकर उड़ जाना पड़ता है, अर्थात उसका जीवन समाप्त हो जाता है। इस छोटे से जीवन काल में ओस की वह बूंद किन किन चीज़ों का अनुभव करती है, उसका वर्णन लेखक ने इस पाठ में किया है। तो आइए देखते हैं लेखक हमें इस पाठ में और क्या बता रहे हैं। तो बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं, लेखक ओस की एक छोटी सी बूंद के जीवन की कहानी हमें इस पाठ के माध्यम से बता रहे हैं। जैसे ही सूर्य की किरणें उस पर पड़ती हैं, उसका जीवन समाप्त हो जाता है, अर्थात वह भाप बनकर उड़ जाती है। इस छोटे से जीवन काल में ओस की बूंद किन किन चीज़ों से गुजरती है, उसके जीवन के कौन कौन से अनुभव हैं, इन सभी का वर्णन लेखक ने बहुत ही सुंदर शब्दों में इस पाठ के माध्यम से किया है। तो आइए पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। पेज 93 का भावार्थ है। लेखक आगे बढ़ रहे थे, तभी उनके हाथ पर बेर की झाड़ी से मोती के समान एक ओस की बूंद आकर गिरी। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि ओस की वह बूंद कलाई से फिसलकर हथेली पर आ गई और लेखक की नजर पड़ते ही वह रुक गई। अचानक लेखक को सितार बजने की आवाज सुनाई देने लगी, लेकिन उन्हें आसपास कोई भी नजर नहीं आ रहा था। तभी उन्हें अनुभव हुआ यह स्वर उनकी हथेली से निकल रहा था और ओस की उस बूंद के 2 कण हो गए थे। तो बच्चों, लेखक यहाँ पर घूम रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि बेर की झाड़ी से ओस की एक छोटी सी बूंद उनके हाथ पर आकर गिरी और देखते ही देखते वह ओस की बूंद उनकी कलाई से फिसलकर उनके हाथों में आ गई। और लेखक ने यह भी अनुभव किया कि जैसे ही लेखक की नजर उस बूंद पर पड़ी, वह बूंद वहां पर रुक गई और अचानक ही लेखक को संगीत का स्वर सुनाई देने लगा। लेकिन जब लेखक ने इधर उधर देखना चाहा तो उन्हें आसपास कोई भी नजर नहीं आया। लेकिन थोड़ी ही देर में लेखक को यह पता चल गया कि यह संगीत का स्वर उस बूंद से ही आ रहा है जो कि उनकी हथेली पर ठहरी हुई है और देखते ही देखते वह एक बूंद 2 कणों में बट गई। पेज 98-99 का भावार्थ। कुछ ही देर में लेखक को यह एहसास होने लगा ओस की वह बूंद हिल हिल कर यह स्वर उत्पन्न कर रही है और उनसे कुछ कहना चाहती है। बूंद ने सुरीले स्वर में कहा कि वह ओस है और बेर के पेड़ से आई है। बूंद ने अपने बारे में बताते हुए कहा कि उसे लोग पानी या जल भी कहते हैं। लेखक ने उसे झूठी बताते हुए कहा कि बेर के पेड़ में कोई पानी का फव्वारा नहीं निकलता, फिर वह बेर के पेड़ से कैसे आ सकती है। लेखक द्वारा झूठी कही जाने पर बूंद दुखी हो गई। तो बच्चों, लेखक को थोड़ी ही देर में पता चल गया कि यह जो स्वर है वो बूंद से ही निकलकर आ रहा है और ऐसा लग रहा था मानो कि वह छोटी सी नन्ही सी बूंद हिल हिल कर लेखक से कुछ कहना चाहती थी। तभी बूंद ने अपना परिचय देते हुए बहुत ही सुरीले स्वर में लेखक से कहा कि वह एक ओस की बूंद है और इसी बेर के पेड़ से वह आई है। बूंद ने अपने बारे में यह भी बताया कि लोग उसे अपनी बोलचाल की भाषा में पानी या जल भी कहते हैं। लेखक को उस बूंद के ऊपर विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने कहा कि बेर के पेड़ में कोई पानी का फव्वारा नहीं होता, तो वह इस पेड़ से आखिर कैसे निकल सकती है। लेखक द्वारा ओस की उस बूंद को झूठी कही जाने पर बूंद इस बात से दुखी हो गई। आइए आगे देखते हैं। पेज 99 का भावार्थ है। बूंद ने अपनी बात स्पष्ट करते हुए कहा कि पेड़ जितना बड़ा ऊपर से होता है, उससे कहीं अधिक बड़ा वह पृथ्वी के अंदर होता है। उसकी छोटी और बड़ी जड़ें बड़ी निर्दयी होती हैं। यह जड़ें असंख्य जल कणों को बलपूर्वक पृथ्वी से खींच लेते हैं। कुछ बूंदों को पेड़ खा जाते हैं और कुछ बूंदों का सब कुछ छीनकर पेड़ उन्हें बाहर निकाल देते हैं। बूंद ने कहा, यह पेड़ ऐसे ही इतने बड़े नहीं हो जाते। इन्हें बड़ा करने के लिए मेरे जैसे असंख्य कणों को अपने प्राण देने पड़ते हैं। लेखक बड़े ध्यान से ओस की बूंद की यह कहानी सुन रहे थे। यहाँ पर बूंद अपनी बात आगे स्पष्ट करते हुए कहती है कि यह जो आप इतना बड़ा विशाल पेड़ देख रहे हैं, यह जितना बड़ा ऊपर से आपको नजर आ रहा है, उससे अधिक बड़ा वह पृथ्वी के अंदर है। इस पेड़ की कितनी ही बड़ी और छोटी जड़ें पृथ्वी के अंदर भी छुपी हुई हैं।
पेड़ की जो यह जड़ें होती हैं वह पृथ्वी के अंदर जो जल का अंश होता है उन्हें वह बलपूर्वक अपनी तरफ खींच लेती हैं और जड़ों के माध्यम से जैसे ही ये जल की बूंदें पेड़ तक पहुंचती हैं, कुछ जल कणों को पेड़ खा जाते हैं और कुछ जल कणों को वो अपने शरीर से बाहर निकाल देते हैं। इसके बाद बूंद कहती है, इन पेड़ों को इतना बड़ा और विशाल करने के लिए मेरे जैसे असंख्य कणों को अपने प्राण भी गंवाने पड़ते हैं। लेखक बड़े ही ध्यान से बूंद की ये सारी बातें सुन रहे थे। आइए आगे देखते हैं। पेज 99 का भावार्थ है, बूंद आगे लेखक को बताती है कि मैं तो भूमि के खनिज पदार्थों को अपने शरीर में घुलाकर खुशी से इधर उधर घूम रही थी, लेकिन एक दिन अचानक मेरा शरीर एक पेड़ की जड़ से छू गया और मैं उसकी पकड़ में आ गई। मैंने अपने आप को उन जड़ों में फंसा हुआ पाया। मैंने देखा मेरे जैसे कई भाई बंधु भी वहां थे। अपने लिए स्थान बनाने के लिए असंख्य कण एक दूसरे को दबा रहे थे। ऐसा लगता था कि कोई आगे खींच रहा है और कोई पीछे से धक्का लगा रहा है। बूंद अपनी कहानी बताते हुए लेखक से कहती हैं कि मैं तो बड़े ही खुशी के साथ भूमि के नीचे जो खनिज पदार्थ होते हैं उनके साथ घुल मिलकर इधर उधर घूमती रहती थी, लेकिन एक दिन अचानक ही एक पेड़ की जड़ से मैं टकरा गई और तुरंत ही उस जड़ ने मुझे पकड़ लिया और थोड़ी ही देर बाद जब मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को उन जड़ों में फंसा हुआ पाया और तब मैंने देखा कि मेरे जैसे असंख्य जलकण वहां पर पहले से ही पड़े हुए हैं। वहां पर जलकणों की इतनी ज्यादा भीड़ थी कि अपना स्थान बनाने के लिए सभी जलकण एक दूसरे को दबा रहे थे। मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि कोई आगे खींच रहा है और थोड़ी ही देर बाद ऐसा लगता था जैसे मुझे कोई पीछे से धक्का दे रहा है। तो आइए देखते हैं बूंद अपने बारे में और क्या बताती है। पेज 99 और 100 का भावार्थ इस तरह से है, बूंद ने आगे बताया कि लगभग 3 दिन तक मैं उस पेड़ में फंसी रही। बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे जान बचाकर मैं उस पेड़ के पत्तों तक आई। मैंने सोचा था कि पत्ते पर पहुंचते ही उड़ जाऊंगी, लेकिन बाहर आने पर पता चला कि रात होने वाली थी और सूर्य जो हमें उड़ने की शक्ति देते वह भी जा चुके थे। पूरा वायुमंडल असंख्य जलकणों से पहले ही इतना ज्यादा भरा था कि मेरे लिए वहां स्थान ही नहीं था। मैं उस पत्ते पर ही सिकुड़ कर पड़ी रही, लेकिन जैसे ही मैंने तुम्हें देखा तुमसे सहारा पाने के लिए मैं तुम्हारे हाथ पर कूद पड़ी। बूंद आगे कहती है कि 3 दिनों तक वह उस पेड़ के अंदर फंसी हुई थी और बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे जब जान बचाकर वो पेड़ के पत्तों तक आई और उसने सोचा कि पत्तों से बाहर निकलते ही वह सूर्य की रोशनी पाकर भाप बनकर उड़ जाएगी, लेकिन जैसे ही बूंद पत्तों से बाहर आई उसने देखा कि रात होने वाली थी और सूर्य भी अस्त हो रहा था। वही सूर्य जिसकी किरणों की शक्ति पाकर वह भाप बनकर उड़ जाती। तभी उसने महसूस किया कि पूरा वायुमंडल बहुत सारे जल कणों से पहले ही भरा हुआ था और वहां पर उसके लिए कोई भी स्थान नहीं था। इसे देखते हुए वह छोटी सी बूंद पत्ते पर ही सिकुड़कर पड़ी रही, लेकिन जैसे ही उसने लेखक को पेड़ के नीचे से गुजरते देखा, लेखक से सहारा पाने की आशा में वह उसके हाथों पर कूद पड़ी। तो आइए बच्चों आगे देखते हैं। पेज 100 का भावार्थ है, बूंद की दुख भरी कहानी को सुनकर लेखक बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, तुम मेरी हथेली में बिल्कुल सुरक्षित हो। बूंद ने कहा, आप केवल सूर्य के निकलने तक मेरी रक्षा करें। सूर्य के दर्शन करते ही मुझ में उड़ने की शक्ति आ जाएगी। बूंद आगे लेखक से कहती है कि मेरा जीवन विचित्र घटनाओं से भरा हुआ है। मैं आपको अपने जीवन की कहानी सुनाती हूँ। लेखक ने भी अपनी सहमति दे दी। तो बच्चों यहाँ पर बूंद को इतना दुखी देखकर लेखक उससे बहुत ही ज्यादा प्रभावित हो गए। लेखक ने उस बूंद को आश्वासन दिया कि जब तक तुम मेरी हथेली पे हो तुम बिल्कुल सुरक्षित हो, तुम्हें डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। बूंद ने कहा, आप मेरी तब तक रक्षा करें जब तक कि सूर्य फिर से उदित न हो जाए। सूर्य के आते ही उसकी किरणों से मुझे वह शक्ति मिल जाएगी जिससे कि मैं उड़ जाऊंगी। इसके बाद बूंद कहती है कि मेरा जीवन भी बहुत सारी विचित्र घटनाओं से भरा है। मैं आपको अपने जीवन की कहानी सुनाती हूँ। यहाँ पर लेखक भी बूंद के जीवन की कहानी सुनने के लिए काफी उत्सुक नजर आ रहे थे। तो आइए देखते हैं बूंद अपने जीवन की क्या कहानी लेखक को सुना रही है। पेज 100 का भावार्थ,
बूंद अपना जीवन वृतांत बताते हुए कहती है कि उसके पूर्वज हद्रजन और ओशजन दो गैस सूर्यमंडल में लपटों के रूप में थे। सूर्यमंडल अपने निश्चित मार्ग पर चक्कर काट रहे थे, लेकिन यही वह समय था जब ब्रह्मांड में उथल पुथल हो रही थी और अनेक ग्रह और उपग्रह बन रहे थे। मेरे पूर्वज बड़ी प्रसन्नता से सूर्य के धरातल पर नाचते रहते थे। एक दिन अचानक चमकता हुआ प्रकाश पिंड, जो सूर्य से कई गुना बड़ा था, तेजी से सूर्य की ओर बढ़ रहा था। उसकी अद्भुत आकर्षण शक्ति से हमारा सूर्य कांप उठा। तो बच्चों, यहाँ पर बूंद अपने जीवन के बारे में बताते हुए कहती हैं कि उनके पूर्वज, जिनका नाम है हद्रजन और ओशजन, करोड़ों वर्ष पहले ये दो गैस सूर्यमंडल में आग की लपटों के रूप में मौजूद थे। सूर्यमंडल है सोलार सिस्टम, सूर्य और उसके चारों तरफ घूमने वाले ग्रह। यहाँ पर सूर्य और उसके चारों तरफ घूमने वाले जो ग्रह हैं, वो अपने अपने रास्ते पर, अपने अपने मार्ग पर लगातार सूर्य के चारों तरफ चक्कर काटते रहते हैं। लेकिन उस वक्त ब्रह्मांड में बहुत सारी घटनाएं घट रही थी। बहुत सारे नए ग्रह बन रहे थे, बहुत सारे नए उपग्रह बन रहे थे। और यहाँ पर बूंद कहती है कि जो मेरे पूर्वज थे हद्रजन और ओशजन, ये बहुत ही खुशी के साथ सूर्य के धरातल पर, मतलब सूर्य की धरती पर नाचते रहते, मतलब खुशी से वो अपना समय वहां पर व्यतीत कर रहे थे। एक दिन अचानक ब्रह्मांड में उन्हें एक चमकता हुआ बड़ा प्रकाश पिंड नजर आया, जो कि सूर्य से भी कई गुना बड़ा था, और वह प्रकाश पिंड बहुत ही तेजी से सूर्य की ओर बढ़ रहा था। उस प्रकाश पिंड में इतनी ज्यादा आकर्षण शक्ति थी कि उसकी इस शक्ति को देख करके सूर्य भी अंदर ही अंदर कांप उठा। तो आइए देखते हैं आगे क्या बताया है बूंद ने। पेज 100 का भावार्थ। ऐसा लग रहा था कि उस प्रकाश पिंड से टकराकर हमारा सूर्य खत्म हो जाएगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ और वह प्रकाश पिंड सूर्य से हजारों हजार मील दूर से ही घूमकर दूसरी दिशा में चला गया। परंतु उस प्रकाश पिंड की आकर्षण शक्ति इतनी अधिक थी कि उसके कारण सूर्य का एक भाग टूटकर उस प्रकाश पिंड के पीछे ही चला गया। सूर्य का वह टूटा हुआ भाग इतनी अधिक आकर्षण शक्ति और खिंचाव को संभाल नहीं पाया और कई टुकड़ों में टूट गया। उन्हीं टुकड़ों में से एक टुकड़ा हमारी पृथ्वी है। प्रारंभ में हमारी पृथ्वी भी एक बड़े आग के गोले के समान थी। तो यहाँ पर हमारे पृथ्वी के उत्पत्ति की बात जो है बूंद बता रही है, किस तरह से हमारी पृथ्वी का जन्म हुआ। यहाँ पर बूंद कहती है कि वह प्रकाश पिंड इतनी तेजी से सूर्य की तरफ बढ़ रहा था कि ऐसा लग रहा था थोड़ी ही देर में ये सूर्य से टकरा जाएगा और सब कुछ नष्ट हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वह प्रकाश पिंड जो था वो कई हजार मील दूर से ही अपना रास्ता बदलकर दूसरी दिशा में चला गया। लेकिन प्रकाश पिंड की आकर्षण शक्ति इतनी ज्यादा तीव्र थी कि उसकी तीव्रता की वजह से सूर्य का एक छोटा सा टुकड़ा टूटकर उस प्रकाश पिंड के पीछे पीछे चला गया। लेकिन यहाँ पर सूर्य से टूटा हुआ वह छोटा सा टुकड़ा जो कि प्रकाश पिंड के पीछे चला जा रहा था, वह उस प्रकाश पिंड की शक्ति और खिंचाव को सहन नहीं कर पाया और जल्दी ही कई टुकड़ों में टूट गया। उन्हीं टुकड़ों में एक टुकड़ा हमारी पृथ्वी के रूप में आज मौजूद है। शुरुआत में जब हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो यह एक आग के गोले के रूप में ही थी, क्योंकि आज जिसे हम पृथ्वी ग्रह के नाम से जानते हैं वह भी सूर्य का ही एक भाग है। पेज 100 और 101 का भावार्थ है। बूंद की यह कहानी सुनकर लेखक बहुत आश्चर्यचकित था। उसने उत्सुकतावश बूंद से पूछा कि पृथ्वी यदि आग का गोला थी तो तुम पानी कैसे बनी। बूंद आगे बताते हुए कहती है कि धीरे धीरे हमारी पृथ्वी ठंडी होने लगी और जैसा कि मुझे याद है, अरबों वर्ष पहले हद्रजन और ओशजन ने मिलकर कई रासायनिक क्रियाएं की। इन क्रियाओं के कारण उनका अपना अस्तित्व खत्म हो गया और उन्होंने मुझे उत्पन्न किया। यहाँ पर बूंद की ये अजीबोगरीब कहानी सुनकर लेखक बहुत ही आश्चर्यचकित रह गए। वे अपनी उत्सुकता को छुपा नहीं पाए और उन्होंने बूंद से पूछा कि जब पृथ्वी आग का गोला थी तो तुम नन्ही सी पानी की बूंद, आखिर तुम्हारी उत्पत्ति कैसे हुई, तुम किस तरह से बनी। बूंद ने आके बताते हुए कहा कि समय के साथ धीरे धीरे पृथ्वी जो है वो ठंडी होने लगी और अरबों खरबों वर्ष पहले हद्रजन और ओशजन, हद्रजन हाइड्रोजन और ओशजन ऑक्सीजन, इन दोनों गैसों को
ये दोनों गैसें मिलकर कई सारी रासायनिक क्रियाएं करने लगी और इन क्रियाओं के कारण हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ओजोन का अपना जो अस्तित्व था, उसके अंदर अपने जो गुण थे वो सारे खत्म हो गए और उन्होंने मिलकर मुझे उत्पन्न किया। अर्थात उन दोनों के मिलने से, उन दोनों के बीच में जो क्रियाएं हो रही थी उसके कारण पानी का जन्म हुआ। तो आइए बच्चों आगे देखते हैं पेज नंबर 101 का भावार्थ। बूंद ने बताया, उन दिनों मैं भाप के रूप में पृथ्वी के चारों ओर घूमती फिरती थी, लेकिन कुछ समय बाद जब मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को ठोस बर्फ के रूप में पाया। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी। मेरे चारों तरफ मेरे असंख्य साथी बर्फ के रूप में पड़े थे। जहां तक नजर जाती थी बर्फ के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता था। जब हमारे ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती तो सब ओर सौंदर्य खिल उठता। मेरे कुछ साथी खेलने कूदने के लिए आंधी के इंतजार में रहते। ऐसा कई लाख वर्ष तक चलता रहा। तो बच्चों, बूंद यह बता रही है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से जब उसका जन्म हुआ तो उसका रूप जो है वो भाप के रूप में था और यह बूंद भाप के रूप में ही पृथ्वी के चारों ओर घूमती रहती थी। लेकिन इसके बाद भी कई हजार वर्ष बीत गए और जब उस बूंद को होश आया तो उसने अपना रूप फिर से बदला हुआ पाया। अब वह एक ठोस बर्फ के रूप में नजर आ रही थी और यहाँ पर सिर्फ यह बूंद ही बर्फ के रूप में नहीं थी, बल्कि उसके चारों तरफ उसके असंख्य भाई बंधु भी बर्फ के रूप में पड़े हुए थे। इस बूंद की नजर जहां तक जाती बर्फ के अलावा पृथ्वी में कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। यहाँ पर जैसे ही सूर्य उदय होता और सूर्य की किरणें इस बर्फ पर पड़ती तो चारों तरफ का जो नजारा है वो बहुत ही सुंदर नजर आता। आगे बूंद कहती है कि मेरे कुछ ऐसे साथी थे जो खेलने कूदने के लिए आंधी के इंतजार में रहते थे। इसका अर्थ यह है कि जैसे ही आंधी आती थी बर्फ के छोटे छोटे कण उड़ने लगते और इसमें उन्हें बहुत मजा भी आता। यही सारी प्रक्रिया कई लाख वर्ष तक चलती रही। आइए आगे देखते हैं पेज नंबर 102 में। लेखक यह जानकर हैरान था कि इस नन्ही बूंद का जीवन इतने लाख वर्ष का है। वह अपने आप को इतनी लंबी आयु वाले प्राणी से मिलकर धन्य समझने लगा। बूंद ने आगे बताते हुए कहा कि एक दिन अचानक ही हमारा शरीर सरकने लगा। हम सब डर गए। खोजने पर पता चला कि हमारे नीचे जो असंख्य भाई बंधु दबे हुए थे वह हमारे भार के कारण पानी में परिवर्तित हो गए। ऐसे में हम उनके पिघले हुए तरल शरीर पर फिसलने लगे और सागर में मिल गए। बच्चों, यहाँ पर नन्ही बूंद की कहानी सुनकर लेखक बहुत ही हैरान था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इस नन्ही सी बूंद का जीवन काल जो है इतने लाख वर्षों का है। वह सच में अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहा था कि इतनी लंबी आयु वाले इस छोटे से प्राणी से उसकी मुलाकात हो गई। बूंद अपने जीवन की कहानी आगे बताते हुए कहती है, एक दिन अचानक ही अजीबोगरीब घटना घटी। एक दिन अचानक ही हमें यह एहसास हुआ कि हमारा शरीर जो है वो नीचे की तरफ फिसल रहा है। हम सब डर गए। थोड़ी ही देर में हमें पता चल गया कि हमारे नीचे जो हमारे असंख्य भाई बंधु बर्फ के रूप में पड़े हुए थे वह हमारे भार को सहन नहीं कर पा रहे थे और हमारे भार और दबाव के कारण उनका जो शरीर है वो पानी में बदलने लगा था और ऐसे में हम भी उनके शरीर के ऊपर फिसलने लगे और फिसलते फिसलते हम सभी सागर में मिल गए। तो बच्चों, आगे है पेज 102 का भावार्थ। अपनी कहानी बताते हुए बूंद आगे कहती है कि समुद्र में मैंने बहुत चहल पहल देखा। यह चहल पहल वास्तव में दूसरे समुद्री जीवों के कारण थी। समुद्र का पानी नमक से भरा हुआ था जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन धीरे धीरे मुझे उसकी आदत हो गई। एक दिन बूंद ने सोचा कि समुद्र की गहराई में जाकर भी देखना चाहिए। बूंद जैसे जैसे पानी की गहराई में गई वैसे वैसे उसे नई नई जानकारियां मिलती चली गई। मार्ग में उसने विचित्र जीव देखे। अत्यंत धीरे रेंगने वाले घोंघे, जालीदार मछलियां, भारी भरकम कछुए और अजीबोगरीब मछलियां देखी। तो बच्चों, यहाँ पर नन्ही सी बूंद अपनी कहानी बताते हुए कहती हैं कि समुद्र में बहुत ज्यादा हलचल थी और यह जो चहल पहल थी वो समुद्र में रहने वाले जीवों के कारण थी। अब यहाँ पर जो नन्ही सी बूंद थी उसे समुद्र का पानी भी अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि वो काफी नमकीन था, लेकिन वहां रहने के कारण धीरे धीरे बूंद को उसकी आदत हो गई। एक दिन बूंद ने सोचा कि क्यों ना समुद्र की गहराई में जाकर भी देखा जाए कि आखिर वहां पर क्या है। जैसे जैसे नन्ही सी बूंद समुद्र की गहराई में जाने लगी वैसे वैसे उसे बहुत सारी नई जानकारियां भी मिलने लगी।
रास्ते में इस नन्ही सी बूंद ने बहुत सारे अजीबोगरीब जीव भी देखे, जैसे कि बहुत धीरे धीरे चलने वाले घोंघे, जालीदार मछलियाँ, बहुत बड़े और भारी भरकम शरीर वाले कछुए और अजीबोगरीब तरह की मछलियाँ। तो आइए देखते हैं बूंद अपने जीवन काल के और किस अनुभव के बारे में हमें बता रही हैं। पेज 103 का भावार्थ। और अधिक गहराई में जाने पर समुद्र में पूरी तरह अंधेरा छा गया था। सूर्य का प्रकाश समुद्र के नीचे कुछ ही दूरी तक पहुंच पाता था। अंधेरे में देखने की कोशिश करने के कारण बूंद के नेत्र दुखने लगे थे। अचानक ही बूंद को एक ऐसी मछली दिखाई पड़ी जिसके शरीर से प्रकाश फूट रहा था। इस प्रकाश से आकर्षित होकर कितनी ही छोटी छोटी मछलियां इसके पास आती और यह उन्हें खाकर अपना पेट भर लेती। जब वह समुद्र की गहराई में पहुंची तो उसने देखा कि वहां भी जंगल है। वहां पर कितने ही छोटे ठिंगने, मोटे पत्ते वाले पेड़, पहाड़ियां और घाटियां भी थी। इन पहाड़ियों की गुफाओं में विभिन्न प्रकार के अंधे और आलसी जीव रहते थे। तो बच्चों, यहाँ पर जो बूंद है वो समुद्र की गहराइयों में नीचे तक जाना चाहती थी और वह देखना चाहती थी कि आखिर समुद्र के अंदर कौन कौन से रहस्य छुपे हुए हैं। लेकिन जैसे जैसे वो समुद्र के नीचे जा रही थी, सूर्य की रोशनी कम होती गई और एक समय ऐसा आया जबकि बिल्कुल भी अंधेरा छा गया, क्योंकि सूर्य का जो प्रकाश है वो समुद्र के नीचे कुछ ही दूरी तक पहुंच पाता है। अंधेरे में आंखों पर जोर देकर उसने देखने की कोशिश की, जिसके कारण उसकी आंखें भी दुखने लगी। लेकिन अचानक ही बूंद ने एक ऐसी मछली देखी जिसके शरीर से प्रकाश की किरणें फूट रही थी। उस प्रकाश से आकर्षित होकर कितनी ही छोटी छोटी मछलियां उस बड़ी मछली के पास आती और वह मछली अपने इस प्रकाश का फायदा उठाकर उन छोटी मछलियों को खाकर अपना पेट भर लेती। बूंद के लिए यह भी एक आश्चर्यजनक घटना थी। देखते ही देखते नन्ही सी बूंद समुद्र की अनंत गहराइयों तक पहुंच गई। बूंद ने देखा कि वहां भी जंगल मौजूद है और उन जंगलों में छोटे ठिंगने, मोटे पत्ते वाले पेड़, पहाड़ियां और घाटियां भी थीं और इन पहाड़ियों में बहुत सारी ऐसी गुफाएं थी जिसके अंदर बहुत सारे ऐसे प्राणी छुपे हुए बैठे थे जो कि अंधे थे और आलसी थे। तो आइए बच्चों आगे देखते हैं। पेज 103 का भावार्थ। बूंद आगे बताते हुए कहती है कि यह सब देखने में मुझे कई वर्ष लगे। बूंद अब उस समुद्र से बाहर आना चाहती थी, लेकिन यह लगभग असंभव था क्योंकि बूंद के ऊपर पानी की करीब 3 मील मोटी तह थी। अब यह बूंद भूमि में घुसकर अपनी जान बचाने का प्रयास करने लगी। यह उसके लिए कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि इसी तरह करोड़ों जलकण अपनी जान बचाते हैं और इसके कारण समुद्र की गहराई बढ़ती जाती है। बूंद भी अपने दूसरे भाइयों के पीछे एक चट्टान में घुस गई। कई वर्षों के बाद कई बूंदें पृथ्वी के खोखले भाग में जमा हो गई। कुछ बूंदों ने वहीं रहना उचित समझा, लेकिन कुछ उत्साही और युवा बूंदें पृथ्वी के अंदर घूम घूम कर उसके अंदर छिपे रहस्य को जानना चाहती थी। तो बच्चों, बूंद अपने जीवन के बारे में आगे बताते हुए कहती हैं कि यह सब देखने में, समुद्र की गहराइयों के रहस्यों को जानने में मुझे कई वर्ष का समय लग गया, लेकिन अब इन सारी चीज़ों से भी बूंद का जो मन है वो उकता गया था। अब वह किसी भी हालत में समुद्र से बाहर आना चाहती थी, लेकिन उसे अच्छी तरह पता था कि यह लगभग असंभव है, क्योंकि समुद्र की गहराइयों में जहाँ पर बूंद थी उसके ऊपर करीब 3 मील मोटी पानी की परत थी और उस मोटी परत को पार करके समुद्र के बाहर आना लगभग बूंद के लिए असंभव था। अब यहाँ पर बूंद ने सोचा, क्यों न मैं समुद्र के धरातल तक पहुंच जाऊं और वहां की भूमि के अंदर घुसकर अपनी जान बचाने की कोशिश करूं। यह उसके लिए कोई नई बात नहीं, क्योंकि इस तरह से करोड़ों जलकण अपनी जान बचाते थे। और ऐसा विचार आते ही बूंद जो है वो समुद्र की गहराई की तरफ बढ़ने लगी। दूसरे जलकणों के साथ यह बूंद भी एक चट्टान में घुस गई और कई वर्षों तक यह बूंद जो है वो पृथ्वी के एक खोखले भाग में जमा हो गई। दूसरी जो कुछ बूंदें थी उन्होंने उसी खोखले भाग में रहना उचित समझा। वो वहां से बाहर नहीं आना चाहती थी। उन्हीं में से कुछ ऐसी उत्साह से भरी हुई बूंदें थी जो कि पृथ्वी के और अंदर घुसकर पृथ्वी के रहस्यों को जानना चाहती थी। तो आइए बच्चों आगे देखते हैं। पेज 104 का भावार्थ। शोर मचाती हुई यह बूंदें आगे बढ़ते हुए एक ऐसे स्थान पर पहुंची जहां कोई भी वस्तु ठोस नहीं थी। बड़ी बड़ी लाल पीली चट्टानें थीं और विभिन्न प्रकार की धातुएं इधर उधर बह रही थी। बूंद धरती के नीचे की गई अपनी इस खोज से बहुत प्रसन्न थी और अंधाधुंध बिना देखे आगे बढ़ रही थी। अचानक वे एक ऐसी जगह में जा पहुंची जहां का तापमान बहुत ऊंचा था। यह गर्मी किसी से सहन नहीं हो रही थी। आगे चलने वाली बूंदों का शरीर हद्रजन
और ओस जन में विभाजित हो गया, लेकिन यह बूंद सतर्क हो गई और उसने अपना रास्ता ही बदल डाला। तो बच्चों, यहाँ पर पृथ्वी के और अंदर जाकर पृथ्वी के रहस्यों को जानने के उत्साह में बहुत सारी बूंदें शोर मचाती हुई पृथ्वी के अंदर ही अंदर जाने लगी। लेकिन जैसे ही वो पृथ्वी की गहराई में गई, वहां पर उन्हें कोई भी वस्तु ठोस नहीं लग रही थी। वहां पर उन्होंने देखा कि बड़ी बड़ी लाल और पीली रंग की चट्टानें हैं और विभिन्न प्रकार की धातुएं जो हैं वो इधर उधर तरल के रूप में बह रही हैं। इन बूंदों ने धरती के नीचे एक नई चीज की खोज की और इसके कारण वो बहुत ही प्रसन्न थी और इस खुशी में बिना देखे अंधाधुंध वो आगे बढ़ी चली जा रही थी। उन्हें लग रहा था कि इससे ज्यादा वो पृथ्वी के रहस्यों को खोज पाएंगी, लेकिन अचानक ही ये सारी बूंदें एक ऐसी जगह पर पहुंच गई जहां का तापमान बहुत ही ऊंचा था। मतलब वहां का तापमान बहुत गर्म था और यह जो गर्मी थी वो इन बूंदों से सहन नहीं हो पाई। कुछ बूंदें जो बिल्कुल आगे चल रही थी, उनका शरीर इस गर्मी की वजह से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित हो गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बंट गया। लेकिन यह बूंद जो पीछे चल रही थी, आगे की बूंदों का हर्ष देखकर वह बिल्कुल सतर्क हो गई और जल्दी से उसने अपना रास्ता ही बदल डाला। तो बच्चों, आइए देखते हैं पेज 104 और 105 का भावार्थ। अचानक ही सभी बूंदे पृथ्वी के ऐसे भाग में पहुंच गए जो धीरे धीरे हिल रहा था। तभी एक जोर का धमाका हुआ और ऐसा लगा मानो किसी ने हमें बड़ी तेजी से बाहर फेंक दिया हो। हम सभी बूंदे आकाश की ओर उड़े चले जा रहे थे। सभी चौंक गए और पीछे देखने पर पता चला कि पृथ्वी फट गई है और उसमें से धुआं, पिघली धातुएं तथा लपटें निकल रही हैं। यह दृश्य बड़ा ही शानदार था। वास्तव में यह एक ज्वालामुखी था जो अचानक फूट पड़ा था। जब हम सब ऊपर पहुंचे तब हमें भाप का बड़ा दल मिला। भाप और बूंदें सभी आपस में मिल गए। तो बच्चों, बूंद अपने जीवन की कहानी आगे बताते हुए कह रही है, पृथ्वी के अंदर ही अंदर जाते हुए अचानक से वो एक ऐसे भाग में पहुंच गए जहां पर पृथ्वी अंदर से धीरे धीरे हिल रही थी और तभी देखते ही देखते एक बड़ा धमाका हुआ और ऐसा लगा जैसे कि किसी ने सभी बूंदों को नीचे से ऊपर की तरफ पूरी ताकत से फेंक दिया हो। सभी बूंदें आकाश की तरफ उड़ी चली जा रही थी। इस घटना से सभी चौंक गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने नीचे पृथ्वी की तरफ देखा तो उन्होंने देखा कि पृथ्वी फट गई है। उसमें से धुआं, पिघली धातुएं तथा आग की लपटें निकल रही हैं। बूंद को यह दृश्य बहुत ही शानदार नजर आया, लेकिन वास्तव में यह एक ज्वालामुखी था जो कि अचानक से फट पड़ा था और ज्वालामुखी के फटने की वजह से ज्वालामुखी के अंदर जो कुछ भी था वो तेजी से आकाश की तरफ उड़ने लगा। और यहाँ पर बूंदें जैसे ही आकाश में पहुंची, उनकी मुलाकात वहां पर भाप के एक बड़े दल से हुई और देखते ही देखते भाप और बूंदें सभी आपस में मिल गई। तो आइए आगे देखते हैं नन्ही सी बूंद अपने जीवन के बारे में और क्या बता रही है। पेज 105 का भावार्थ। यहीं पर उन्हें आंधी के भी दर्शन हुए और आंधी ने उन्हें आकाश में यहाँ वहाँ काफी घुमाया। बहुत से जलकणों ने भाप बनकर बादलों का रूप धारण कर लिया और फिर बूंदों के रूप में धरती पर आ गए। बूंद भाप जलकण के रूप में नीचे चट्टान पर गिरी, जिससे वह मैली कुचैली होकर बहने लगी। इस तरह पहाड़ों पर एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर कूदने में बूंदों को बहुत आनंद मिला। ऊंचे ऊंचे शिखरों से चट्टानों पर गिरने पर रेत निकलती है। बूंद ने कहा, जब हम अपनी मस्ती में रहते हैं तो कठोर से कठोर वस्तु भी हमारा सामना नहीं कर पाती। धरती पर बिखरी ये रेत भी हम ही बनाते हैं। तो बच्चों, अब यह जो नन्ही सी बूंद है वो भाप के साथ मिल चुकी है और तभी उन्हें वहां पर आंधी के दर्शन भी हो गए। जोर से आंधी चलने लगी और यहाँ पर भाप के साथ जो बूंदें मिल गई थी, उन्हें भी इस आंधी ने यहाँ वहाँ उड़ाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते बहुत सारे ऐसे जलकण थे जो भाप बनकर बादलों का रूप उन्होंने ले लिया और कुछ ही देर में वर्षा के रूप में वो धरती पर आ गए। पानी की बूंदें भी भाप जलकण का रूप लेकर के नीचे पृथ्वी पर चट्टानों पर गिरने लगी। बारिश के पानी के रूप में जैसे ही वो नीचे गिरी, नीचे धरती में फैली हुई मिट्टी के कारण वो बिल्कुल मैली हो गई, गंदी हो गई और इसी रूप में वो बहने लगी। इस तरह से बहते हुए पहाड़ों पर एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर कूदने में इन बूंदों को बहुत ही मजा आ रहा था। तो यहाँ पर बूंद कहती है कि जब पहाड़ की ऊंची चोटियों से झरनों के रूप में वो नीचे किसी चट्टान पर या पत्थर पर गिरती है तो वो पत्थर अपने आप में घिसने लगता है और पत्थर के बहुत ही बारीक कण निकलने लगते हैं।
जिन्हें हम रेत के रूप में देखते हैं। बूंद यहाँ पर कहती है कि जब हम अपनी ही मस्ती में रहते हैं तो चाहे सामने कितनी भी कठोर वस्तु हो उसे हम तहस नहस कर देते हैं। धरती पर यह जो बिखरी हुई रेत है वो भी पत्थरों पर हमारे गिरने की वजह से ही पैदा हुई है। बूंद और क्या बता रही है? पेज नंबर 106 का भावार्थ है, बूंद की इच्छा अब समतल भूमि देखने की थी, इसीलिए बूंद एक छोटी धारा में मिल गई। नदी के साथ बहते हुए वह दिन बहुत ही मजे के थे। भूमि को काटना, पेड़ों को खोखला करके गिराना उसे बहुत अच्छा लगता था। बहते हुए अचानक एक दिन बूंद एक नगर के पास पहुंची। वहां उसने देखा नदी के किनारे एक ऊंची मीनार से कुछ काली काली हवा निकल रही है। बूंद की इच्छा उसे देखने की हुई। उत्सुकतावश जैसे ही बूंद अपने साथियों के साथ उसे देखने के लिए आगे बढ़ी, वैसे ही एक मोटे नल द्वारा खींच ली गई। कई दिनों तक बूंद नल में फंसी रही। हर पल वह इससे निकलने की कोशिश में लगी रहती। तो बच्चों, यहाँ पर अब बूंद की जो इच्छा थी कि अब वह भूमि के जो ऊपरी भाग होता है, समतल भाग होता है, वहां पर वो रहे। इसी इच्छा को पूरा करने के लिए बूंद जो है वो एक छोटी धारा में मिल गई। बच्चों, छोटी धारा का मतलब है एक पतली सी नदी में वो मिल गई। इस नदी में बहने में उसे बहुत ही मजा आ रहा था, क्योंकि यह नदी जहां से भी गुजरती थी, कभी वह नदी के किनारों में जो भूमि थी उसे काटती, कभी वो और नदी के किनारे उगे हुए पेड़ों की जड़ों को खोखला करके उन्हें गिरा देती। ये सारी चीजें बूंद को बहुत अच्छी लग रही थी। लेकिन अचानक बहते बहते एक दिन यह जो नदी है वह एक नगर के पास पहुंची। वहां पर नदी में मौजूद इस बूंद ने देखा कि नदी के किनारे एक ऊंची सी मीनार है और उस मीनार से काली काली हवा जैसी कुछ चीज निकल रही है। बूंद की इच्छा उसे देखने की हुई, लेकिन जैसे ही बूंद अपने साथियों के साथ उस चीज को देखने के लिए उसके नजदीक गई, लेकिन तभी एक मोटे नल के द्वारा साथियों के साथ ही इस बूंद को भी अंदर खींच लिया गया। अब कई दिनों तक यह बूंद अपने साथियों के साथ इस नल के अंदर फंसी रही और वह हमेशा इसी कोशिश में लगी रहती कि वह किसी तरह वहां से बाहर निकल सके। तो आइए देखते हैं आगे क्या बताया है। पेज 105 और 106 का भावार्थ। सौभाग्य से रात के समय वह एक दिन ऐसे स्थान पर पहुंची जहां से नल टूटा हुआ था। वह झट से बाहर आई और पृथ्वी में समा गई। अंदर ही अंदर घूमते हुए वह इस बेर के पेड़ के पास पहुंची और वहीं से निकलती हुई वह बेर के पेड़ के पत्ते पर आटी। लेखक की हथेली पर पड़ी वह नन्ही सी बूंद ने अपने जीवन की पूरी कहानी कह डाली। अब दिन निकल आया था, सूर्य उदय हो चुका था। वह जैसे ही जाने लगी, लेखक ने पूछा कि बस? बूंद बोली, वह अब नहीं ठहर सकती और ना ही तुम मुझे रोक सकते हो। देखते ही देखते बूंद धीरे धीरे घटने लगी और आंखों से ओझल हो गई, अर्थात भाप बनकर उड़ गई। तो बच्चों, यहाँ पर बूंद जो कि हर पल उस नल से निकलने की कोशिश कर रही थी, तभी किस्मत से नल के अंदर बहते बहते वह एक ऐसे स्थान पर पहुंची जहां पर कि नल थोड़ा सा टूटा हुआ था और जैसे ही उसे बाहर निकलने का रास्ता मिला, वह झट से वहां से बाहर निकल गई और नीचे पृथ्वी पर गिरकर पृथ्वी में ही समा गई। पृथ्वी के अंदर घूमते घूमते वह इस बेर के पेड़ के पास पहुंची और वहां से बेर के पेड़ की जड़ों ने इसे अपने अंदर सोख लिया और अंदर ही अंदर वह पेड़ को पोषण देते हुए अंत में पेड़ के पत्तों पर आ टिकी। और यही नन्ही सी बूंद ओस के रूप में अब लेखक की हथेली पर पड़ी हुई थी और अपने जीवन की पूरी कहानी उसने इस तरह से लेखक को सुना डाली। और इस कहानी के खत्म होते के साथ दिन भी निकल आया था, सूर्य भी उदय हो चुका था, सूर्य की किरणें धरती पर आ चुकी थी। लेखक ने उससे पूछा, क्या बस इतने देर का ही उन दोनों का साथ था? बूंद ने कहा कि हाँ, अब वह नहीं ठहर सकती और न ही लेखक उसे किसी भी हालत में रोक सकते हैं। और देखते ही देखते सूर्य की किरणें जैसे ही बूंद पर पड़ने लगी, धीरे धीरे बूंद का आकार छोटा होने लगा और कुछ ही समय में बूंद जो है वो आंखों से ओझल हो गई, अर्थात सूर्य की किरणों की गर्मी पाकर वह जो बूंद थी वो भाप बनकर उड़ गई। तो बच्चों, इस तरह से यह नन्ही सी बूंद अपने जीवन की पूरी कहानी लेखक को बता रही है। तो बच्चों, आशा है वसंत भाग 3 का पाठ 16 पानी की कहानी का सरल भावार्थ पढ़ने के बाद आप इस पाठ को भली भांति समझ गए होंगे। एनसीईआरटी क्लास 8 के अन्य पाठों का भावार्थ भी हम आने वाले समय में अवश्य पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।